तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला झारखंड पॉलिटेक्निक के ऊपर। जैसा कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कमेंट किए थे, मुझसे रिक्वेस्ट किए थे कि झारखंड पॉलिटेक्निक का भी तैयारी करवाइए। तो फाइनली आप लोगों को झारखंड पॉलिटेक्निक के ऊपर वीडियो लेकर आ चुका हूँ और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को 2024 में भी आने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो को शुरुआत करते हैं एंड हम लोग फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड इस वीडियो पर मैं फिजिक्स का 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि मैं बता दूं ये पीवाईक्यू क्वेश्चन ही है जो 2023 में आया हुआ है। तो इस 25 क्वेश्चन में यदि आप अच्छा खासा इस पर रिस्पॉन्स देते हैं, इस वीडियो को अच्छा खासा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है लाइक करते हैं तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 ओम इज इक्वल टू, तो चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। फिजिक्स का टोटल 50 क्वेश्चन आता है और केमिस्ट्री का 50, मैथ्स का 50, वो ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन इस वीडियो पर 25 क्वेश्चन करेंगे। यदि आप लोग का सपोर्ट बना रहा है तो एक वीडियो पर हम लोग 50-50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं 50 क्वेश्चन ना करवा के 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो 1 ओम इज इक्वल टू, तो देखिए आप लोग ओम स्लो पढ़े होंगे। ओम स्लो में क्या पढ़े होंगे? V इज इक्वल टू आई आर। सबका एक तो देखिए यूनिट वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सभी का यूनिट पता होना चाहिए। यूनिट यदि सबका पता है तो वहां से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। तो यहाँ से बताइए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यदि भी इक्वल टू आई लिखते हैं तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आई, वी बाई आई। तो यहाँ आर मतलब क्या हो, इसका यूनिट क्या होता है बताइए? ओम होता है। इसका यूनिट ओम होता है। भी का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। आई का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो देखिए इसका हमारा क्या बन गया, जो ओम है वो 1 ओम जो है वो किसके इक्वल हो गया? 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर। 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर हमारा किस में? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन 1 इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फिर से एसआई यूनिट पूछ दिया गया। मैंने बोला ना एसआई यूनिट वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सभी का एसआई यूनिट आपको पता होना चाहिए। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखिए इस तरह से भी इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। जो रो है ना यही हमारा रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता होती है। यहीं से यहाँ से भी आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं। रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रो इक्वल टू लिख सकते हैं आर ए बाई एल। एंड आर के यूनिट होता है ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर एंड लेंथ का यूनिट मीटर। तो यहाँ से एक मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो रो का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर किसमें? ऑप्शन 1 यानी ए में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करना है आपको। तो आपको दिया हुआ क्या? क्यू दिया हुआ 1 कूलम। क्यू मतलब चार्ज आपको दिया हुआ 1 कूलम। निकालना क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू इज इक्वल टू एन ई वाला फॉर्मूला जानते होंगे। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई ई। बस क्यू बाई ई को सॉल्व कीजिए। क्यू की जगह आप क्या पुट कीजिएगा? क्यू की जगह आप पुट कीजिएगा जो दिया हुआ 1 कूलम, 1 डिवाइडेड बाई ई की जगह 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ठीक है। इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास निकल के आएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किस ऑप्शन में? ये हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसी टाइप में आपको क्वेश्चन आएगा, देखिए 10th लेवल का मैक्सिमम क्वेश्चन। आप मैं बता दूं फिजिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लास 10th लेवल का दिखेगा 2023 में, जो कि पूछा गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, झारखंड पॉलिटेक्निक का मूड खराब होता है या क्या हो जाता है कि 11-12 का भी घुसेड़ देता है। तो केमिस्ट्री एंड मैथ्स में कुछ कुछ 11th क्लास का भी है, 11-12 का। लेकिन फिजिक्स में जितना क्वेश्चन है लगभग सारा 10th के नॉलेज पर बन जाएगा। 2024 में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि 10th के बेसिस पर ही आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, देखिए ये भी हमारा क्या है, ऐसा ही यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है वी आई। तो P का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? 1 वाट, और V का 1 वोल्ट एंड इंटू 1 एम्पियर। तो यही किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो पावर का 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। P इक्वल टू वी आई, मैं याद करवा दे रहा हूँ। और ओम स्लो पर क्या पर है? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर पर है। तो बताइए, और एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इस V के जगह, यहाँ पर जो V दिख रहा है इस V के जगह आप आई आर पुट कर दीजिए। ये जो V है ना यहाँ पर P इक्वल टू वी आई में जो V है वो V के जगह आई आर पुट कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर बन जाएगा। अब एक बार क्या कीजिए, आई के जगह यहाँ से बताए V इक्वल टू आई आर है, तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V बाई आर। तो यहाँ पे जो आई है ना इस आई की जगह आप V बाई आर पुट कर दीजिए, तो एक पावर का फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो ये 3 पावर का फॉर्मूला हो गया। तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी में यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा हीट का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है।
तो ये 3 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसमें जैसे ये क्वेश्चन तो इस फॉर्मूला से आधारित था, इस फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 1 वाट इक्वल टू ये भी तो लिख सकते हैं ना, एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम, एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम लिख सकते हैं, या वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओम, वोल्ट का स्क्वायर पर ओम, इस तरह से भी 1 वाट इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन हमारा ऑप्शन ए में क्या था, इस फॉर्मूला पर आधारित था, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इन 3 फॉर्मूला को देख लीजिए, 1 वोल्ट स्क्वायर इंटू 1 एम्पियर ये तो नहीं होगा, 1 वोल्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 ओम होगा, ठीक है। तो इस टाइप में आप लोग देख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड, टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ एलॉय रादर देन प्योर मेटल्स बिकॉज। तो क्या बोला जा रहा है कि हम लोग जो है कोई भी जैसे इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस हो गया, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, उसको हम एलॉय से बनाते हैं रादर देन प्योर मेटल। प्योर मेटल के बजाय हम लोग एलॉय यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, मतलब कि आप लोग जो है धातु की, शुद्ध धातु की अपेक्षा हम लोग मिश्र धातु का उपयोग क्यों, मिश्र धातु का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोधकता है, जैसा अभी रेजिस्टिविटी मैंने बताया था रो, वो अधिक होती है, जिसके कारण से हमें क्या है, उसको टच करने पर भी हमें करंट नहीं लगती है, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी यदि हाई है तो उसका रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध भी हाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज इस चैनल पर, जो हमारे चैनल पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी है, तो मैं दोनों लैंग्वेज को साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। तो ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू, मतलब एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है कहां से गुजरेगा, यही पूछा जा रहा। परावर्तन के बाद मुख्य धुरी के समांतर एक किरण डैश से गुजरेगा। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, कनकेव मिरर, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया। तो यहाँ से क्या बोला जा रहा है, ये हमारा फोकस हो जाएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यहाँ से एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा, तो कहां से होकर गुजरेगा, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर गुजरेगा। तो यही बोला जा रहा, परावर्तन के बाद मुख्य धुरी के समांतर एक किरण कहां से होकर गुजरेगी, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। मुख्य फोकस किसमें, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहा जाए 7 में, टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट से ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो है 2 डिवाइस कनेक्टेड है। मान लीजिए एक फैन यहाँ कनेक्टेड है, तो मैं रेजिस्टेंस ही कनेक्ट कर देता हूँ, कोई भी रेजिस्टेंस रह सकता है, मान लीजिए फैन है या फिर और भी अदर डिवाइस रह सकता है। यहाँ पर बोला जा रहा है 2 डिवाइस कनेक्टेड है ए और बी के पैरेलल में, एंड फिजिकल क्वांटिटी डेट विल रिमेन द सेम बिटवीन द पॉइंट्स। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगा। तो हिंदी में भी पढ़ के दिखा दे रहा हूँ आप लोग को कि 2 इक्ते समांतर में 2 बिंदु ए और बी के बीच जुड़ी है, दोनों बिंदुओं के बीच जो भौतिक मात्रा समान रहेगी वो क्या है। तो आप लोग जानते हैं जो पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, या कहिए कि वोल्टेज सेम रहता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आपका सीरीज में रहता तो वही सीरीज में हमारा करंट सेम रहता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा जा रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल एज। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव, मतलब टिंडल इफेक्ट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण बना दिया। यहाँ पर वस्तु कहाँ पर रखा गया, हाइट इसका 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। ये मान लीजिए इस तरह से वस्तु को रखा गया है जो कि यू दूरी पर है, एंड इधर हम लोग मेजर करते हैं, वो नेगेटिव में मेजर करते हैं ना डिस्टेंस, तो ये हमारा हो जाएगा -20 सेंटीमीटर यू का वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड क्या दिया हुआ, कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कैपिटल आर का वैल्यू हमारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उत्तल दर्पण है, यानी कि आपका कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर के केस में हमारा जो है फोकस क्या होगा, वो फोकस दूरी जो है, फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से F = R/2 होता है ना, F = R/2 से हमारा F = क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। F 15 सेंटीमीटर हो गया। अब निकालना है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब द हाइट ऑफ इमेज, मतलब HI निकालना है, HO दिया हुआ है, HI निकालना है। तो आप लोग सबसे पहले इसमें क्या लगाना है, जो मिरर फॉर्मूला है वो लगाना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, ये फॉर्मूला लगाना। मेरे को पहले क्या निकालना होगा, मेरे को पहले निकालना होगा, फोकस तो दिया हुआ है, u भी दिया हुआ, तो v निकालना है। तो यहाँ से v निकाल लीजिए आप, क्यों v निकालना है वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/f - 1/u, तो 1/v का वैल्यू क्या हो जाएगा,
1/v को आप पुट कर दीजिए, एफ की जगह क्या पुट करना 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ 15 पुट कर दिया, माइनस 1/u, यू की जगह क्या पुट करना -20। तो बताइए यहाँ पर यदि -20 पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, ये दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली प्लस लिख देता हूँ। बस इसको एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिए, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा 4, यहाँ पर हो गया 3, मतलब ये हो गया 7/60, ठीक है। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो 1/v का वैल्यू है ना, तो v इक्वल टू हो जाएगा, इसको बस पलट दीजिए, तो ये हो गया 60/7 सेंटीमीटर, ये v का वैल्यू हो गया। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है एच आई का वैल्यू। तो आप लोग एक फॉर्मूला पर है आवर्धन का, मैग्निफिकेशन का, क्या फॉर्मूला पर है, एम इक्वल टू होता है एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को लिख सकते हैं मिरर के केस में, और सॉरी मिरर नहीं, ये हाँ मिरर है, तो मिरर के केस में हम लोग लिख सकते हैं -v/u, और यही आपका लेंस रहता है तो v/u लिखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए, और यहाँ से आपको निकालना क्या है, यहाँ से आपको निकालना है एच आई का वैल्यू। तो देखिए कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस, हाँ ये देखिए m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, तो मैं लिख सकता हूँ एच आई बाई एच ओ इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, -v/u, ठीक है, ये चीज लिख दिया। एच आई की जगह पुट, एच आई तो निकालना है, तो एच आई की जगह एच आई लिखते हैं, एच ओ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, माइनस भी, माइनस तो ऑलरेडी साइन है पहले से, v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू हमारा 60/7 आया, 60/7, एंड u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू हमारा -20 है, -20, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 20 तो 60 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, एच आई का वैल्यू, एच आई का वैल्यू हो गया, ये 5 उधर चल जाएगा तो 3 × 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा 15/7। 15/7 को सॉल्व कीजिए तो 2.14 सेंटीमीटर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आपका न्यूमेरिकल बेस्ड था, क्लास 10th से क्लास 10th का ही क्वेश्चन है। तो देख लीजिए क्या दिया हुआ था, जो दिया हुआ, देखिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, रामबान तरीका है ये, कि जो पहले दिया हुआ उसको लिख लीजिए। जो क्वांटिटी दिया हुआ तो पहले मैंने लिखा, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे निकालना क्या है, निकालना है हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ से मैं हाइट ऑफ इमेज के लिए यही फॉर्मूला एक है ना, एम इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इक्वल टू होता है -v/u। तो भी तो मेरे को पता नहीं है, तो भी निकालना होगा पहले। भी कहाँ से निकलेगा, जो आपका मिरर फॉर्मूला वहाँ से भी निकल जाएगा, तो वहाँ से मैंने भी निकाला, फिर इस फॉर्मूले पे पुट किया, तो यहाँ से हमारा जो है हाइट ऑफ इमेज निकल गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 10th, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स, मतलब वाहनों में लगाए गए पश्च दृष्टि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो देखिए आप लोग जो है पश्च दृष्टि दर्पण के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, वो आप कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि आप लोग उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए यदि आप उत्तल दर्पण का यूज करते हैं तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और साथ ही साथ छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा प्रतिबिंब बनने की वजह से क्या होता है कि हम लोग बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, बहुत बड़े एरिया को कम, मतलब छोटे जो हमारा मिरर है छोटा ही रहता है, स्मॉल साइज मिरर में ही हम लोग जो है बहुत बड़े एरिया को देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट का मिरर बनता है, इमेज बनता है, वो छोटा छोटा बनता है और सीधा दिखाई देता है, इसलिए हम लोग जो है कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो क्या होता है इसमें, हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज लेस देन होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज जो है वो लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इस साइड ले आइए तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लेस देन 1 हो जाएगा। और यही तो होता है आवर्धन ना, मैग्निफिकेशन तो यही तो होता है, एच आई बाई एच ओ, इसी की जगह में एम लिख दिया, एम लेस देन 1। तो यही बोला जा रहा था, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स क्या होगा, लेस देन 1 होगा, एक से कम होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्यों इसका यूज करते हैं, वाहनों में लगाए पश्च दृष्टि दर्पण के लिए कौन सा उत्तल दर्पण ही क्यों यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं, इसका मैंने रीजन बता दिया कि आभासी हमेशा आभासी और सीधा बनता है, साथ ही साथ वस्तु से जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है। इससे क्या होता है कि बहुत बड़े एरिया को जो हम लोग कवर कर सकते हैं, बहुत सारे चीजों को जो है छोटे मिरर में ही हम लोग जो है देख सकते हैं, और वो भी सीधा सीधा, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज हम लोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, इसमें कहा जा रहा है टाइप ऑफ मिरर यूज बाय ए डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट, मतलब कि कौन से मिरर के जो डेंटिस्ट
लार्जर इमेज ऑफ टीथ, मतलब कि टीथ का जो है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए यूज करते हैं। तो रोगियों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा प्रकार है? तो मैंने बताया उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो बचा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। समतल दर्पण तो हमेशा बराबर बनाता है ना, तो हमें बड़ा प्रतिबिंब देखना है, तो हमें यूज करना होगा अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा जा रहा है? ए स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस, ही प्लेसेस द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, मतलब यू दिया हुआ, यू हमेशा लेना आपको माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस 60 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, यू का वैल्यू। इन फ्रंट ऑफ लेंस एंड ऑब्जर्व दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। बिहाइंड द लेंस मतलब क्या? पॉजिटिव हो जाएगा, भी इक्वल टू हमें 30 सेंटीमीटर लेना होगा, ठीक है। क्यों पॉजिटिव होगा वो समझ रहे होंगे, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में कुछ इस तरह से यदि इमेज को यहाँ रखें तो बोला मिरर के दूसरे साइड में बन रहा, बिहाइंड सॉरी मिरर नहीं है, लेंस है, लेंस के बिहाइंड बन रहा, दूसरी डायरेक्शन में, मतलब यहाँ बन रहा है इसका प्रतिबिंब, यहाँ कुछ इस तरह से, तो इधर डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा, इधर डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह साइन कन्वेक्शन आप पढ़े होंगे। तो इसलिए मैंने भी को प्लस 30 लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है। तो पावर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले फोकल लेंथ निकालना होगा। फोकल लेंथ कैसे निकाल लेंगे? फोकल लेंथ निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। यहाँ से बताइए निकालना क्या है मेरे को? पहले f निकालना होगा, f निकालिए, तो v की जगह पुट कीजिए, कितना है? 30 है, तो 1/30 मैंने पुट किया, एंड माइनस 1/u, तो ये u की जगह -60 पुट करना है। फिर से वही केस बन रहा, देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यों ना इसके जगह में सिंपली प्लस लिख देता हूँ, दोनों को हटाता हूँ माइनस, यहाँ पर प्लस लिख दिया, इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए तो 60 एलसीएम हो जाएगा, ये 2 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/f, मतलब 1/f का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 3/60। 3/60 बोले तो 1/20, ये 1/20 निकल गया। तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर एफ का वैल्यू निकल गया। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एफ यहाँ पर लिखना है वो हमेशा मीटर में लिखना है। ये इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आप गलत कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर यदि सेंटीमीटर वाला जो सेंटीमीटर यहाँ निकाले है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर यदि पुट कर देंगे 20 सेंटीमीटर, फिर आपका गलत आ जाएगा, और वो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, फिर आप टिक लगा देंगे, फिर गलत हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है कि एफ जो है, पावर जब निकालते हैं तो एफ हमेशा मीटर में रहता है, और जो पावर का एसआई मीटर होता है डायोप्टर होता है, या मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये यदि मीटर में है तो इसको मीटर इनवर्स बोल सकते हैं, या इसी को डायोप्टर बोला जाता है। तो यहाँ पुट कीजिए आप पावर का फॉर्मूला में 1/f, 1/f की जगह क्या पुट करना है? 20, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? यदि मीटर में चेंज करेंगे तो 20/100 हो जाएगा ना, ये मीटर में हो जाएगा तो 20/100 ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 आ गया, +5 डायोप्टर हो जाएगा। 5 डायोप्टर किसमें? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था पावर से रिलेटेड, एंड आप लोग का जो मिरर फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता रहता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, ताकि आप अच्छा मार्क्स अचीव कर सके। तो देखिए 2-3 न्यूमेरिकल तो करवा ही दिया इसमें से, ठीक है, आया हुआ जो कि 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए, द स्विमिंग पूल अपियर टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मतलब तरन तालाब वास्तविक से कम गहरा दिखता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? तो ये आप लोग पढ़े होंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। तो 13 का हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है विच कलर इज रिफ्रैक्टेड द मोस्ट व्हेन व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स फ्रॉम ए प्रिज्म। मतलब कि जब एक प्रिज्म में श्वेत प्रकाश प्रसारित होती है, श्वेत प्रकाश मतलब क्या? कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं व्हाइट लाइट में। तो कौन सा रंग सबसे ज्यादा जो है अपवर्तित होता है? तो आप लोग देखे होंगे प्रिज्म वाला में क्या होता है कि कुछ इस तरह से आपको, यदि आप देखे होंगे डायग्राम, तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इस तरह दिख रहा होगा, जिसमें आप याद रख सकते हैं 7 कलर को विबग्योर करके। एंड इसमें मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा कौन प्रसारित विसरित होता है, ठीक है, प्रसारित होता है, विसरित होता है, डिस्पर्स होता है। तो विबग्योर आपको याद रखना है, विबग्योर, YOR, ठीक है, विबग्योर। तो इसमें क्या होता है, रेड का जो है इधर यदि जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका हो जाएगा? वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारा
रेड का हो जाएगा, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है। लेकिन इधर डायरेक्शन में यदि हम जाएंगे तो उसका क्या होगा, डिस्पर्स ज्यादा हो जाएगा। इधर यदि डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो डिस्पर्स ज्यादा हो, कम, सबसे कम डिस्पर्स कौन होगा, रेड होगा। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है वो डिस्पर्स कम होता है, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है वो डिस्पर्स अधिक होता है। तो मतलब ये हो जाएगा वायलेट, जो कि सबसे ज्यादा झुकेगा, वायलेट सबसे ज्यादा झुकता है, ठीक है। तो वायलेट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो प्रसारित होगा वो हमारा बैंगनी कलर का होगा। तो इस तरह से आप बिहेवियर याद रखिएगा, इधर डायरेक्शन में जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, इधर डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हमारा सबसे ज्यादा डिस्पर्स कौन होगा वो हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यार आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या, जरा वर्क ऑफ 14 जूल is done to move 2 coulomb charge between the points on a conducting wire. What is the potential difference between the 2 points? यहाँ आप लोग को वर्क दिया हुआ, W दिया 14 जूल, एंड आप लोग क्या दिया हुआ, चार्ज दिया हुआ 2 कूलम। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, एक चालक तार दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को, आवेश दिया हुआ 2 कूलम, आवेश को Q से डिनोट करते हैं, और जो हमारा कार्य दिया हुआ है W से डिनोट कर रहे हैं वो 14 जूल दिया हुआ। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V क्या होगा, ये मेरे से पूछा जा रहा है। तो क्या होगा बताइए। आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू, या फिर इस तरह से भी पढ़े होंगे W इजिकल टू वी क्यू, जैसा भी आप पढ़े हैं, ठीक है, ये दोनों सेम चीज है। तो V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू पर है, तो बस यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं V का वैल्यू, W का वैल्यू क्या 14 है। आप एसआई यूनिट का ध्यान रखना है, यदि कूलम एसआई यूनिट ऑफ वर्क हमारा जूल है तो जूल बिल्कुल सही है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो है कूलम है, कूलम बिल्कुल सही है। यदि एसआई यूनिट में नहीं रहेगा तो सबसे पहले आपको एसआई यूनिट में चेंज करना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला में पुट करना है उसका वैल्यू, ठीक है। तो W इक्वल टू 14 मैंने पुट किया, क्यू का वैल्यू हमारा 2 दिया हुआ है, तो इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये हमारा 7 वोल्ट आ जाएगा। तो 7 वोल्ट किसमें, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा 15 था एंड अब आ गया 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है एस्पेरिकल मिरर एंड ए थिन एस्पेरिकल लेंस। देखिए एस्पेरिकल मिरर है एक और एक लेंस है, फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। तो मैं एक आप लोग को टिप्स बता रहा हूं, बहुत ही शानदार ट्रिक है ये, आप समझ लीजिए। चाहे अवतल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो या फिर अवतल दर्पण हो, या फिर अवतल दर्पण हो, ठीक है, उसका फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव में होता है, नेगेटिव, ठीक है, हमेशा नेगेटिव में होता है। चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसका फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होता है। और इसी के जस्ट उल्टा, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसका फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये बात को ध्यान रखना, इंग्लिश में भी मैं बता देता हूँ। चाहे आपका लेंस जो है कनकेव हो या फिर जो मिरर है वो कनकेव मिरर हो, मतलब कनकेव लेंस हो चाहे कनकेव मिरर हो, हमेशा फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगा। चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा जो फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव दिया हुआ, दोनों नेगेटिव दिया है, स्पेरिकल मिरर के केस में भी नेगेटिव दिया और लेंस के केस में भी नेगेटिव दिया हो। जब दोनों नेगेटिव है तो मैंने क्या बताया, वो अवतल होगा, अवतल होगा। तो बोथ अवतल, ये जो मिरर है वो भी अवतल दर्पण होगा, मतलब अवतल स्पेरिकल मिरर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर होगा। एंड जो लेंस दिया हुआ वो भी हमारा क्या होगा, कनकेव लेंस होगा। तो यानी बोथ अवतल, बोथ अवतल मतलब कि दोनों अवतल, ठीक है, बोथ कनकेव, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, कन्वेक्स मिरर यहाँ प्लेस किया गया है, वस्तु जो है यू का वैल्यू क्या दिया, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ एफ का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हमारा अभी तो बताया, यदि आपका यहाँ अभी बताया ना कि फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, किसके केस में, अवतल लेंस के केस में। और उत्तल लेंस अवतल दर्पण बोलिए या अवतल लेंस बोलिए वो नेगेटिव होगा, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, +15 सेंटीमीटर। निकालना क्या, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप याद कीजिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिरर है ये, मिरर के केस में क्या हो जाएगा, या तो HI/HO होगा, HI/HO, या फिर आप लिख सकते हैं -V/U। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा -V/U। तो मेरे को तो U दिया हुआ है लेकिन V नहीं पता है, तो V नहीं पता है तो क्या कीजिएगा, मिरर फॉर्मूला लगाना है, दर्पण सूत्र लगाइए, 1/V + 1/U = 1/F। यहाँ से निकालना क्या है, V निकालना है, क्योंकि U तो दिया हुआ, V नहीं पता है, तो V निकालना होगा। 1/V = क्या हो जाएगा, 1/F - 1/U। तो बताइए यहाँ पुट कीजिए वैल्यू, यहाँ पर पुट कीजिए 1/F, मतलब F की जगह क्या है 15 है, -1/U, U की जगह क्या है -10 है, तो फिर से वही केस बन गया,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ एंड इसको आपको सॉल्व करना है तो 1/v का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकलेगा? एलसीएम लीजिएगा 30 आ जाएगा, तो ये 2 + 3 तो ये 5/30 हो गया। 5/30, 5/30 बोले तो 1/6, 1/6। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तो 1/v का वैल्यू 1/6 है ना, तो v का वैल्यू हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से v निकल गया, u दिया हुआ है तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? m इक्वल टू माइनस v/u होता है, तो m इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस v/u, माइनस और v की जगह 6 एंड u की जगह मेरे को पुट करना है कितना? -10 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये 0.6, 0.6 किसमें? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ n रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर दिया हुआ, टोटल रजिस्टर्स कितना n है, कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। ये आर रेजिस्टेंस है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर, इस तरह डॉट बहुत सारा, मतलब एन रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड है पैरेलल में। इस तरह से आपका टोटल एन रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको मैं सिंपल तरीका से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड रहेगा पैरेलल में, या फिर इसको आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। खैर मैं डायरेक्टली बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है? 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। इस तरह आप पढ़े होंगे। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 1/n तक जाएगा ना, 1/rn, और सभी का इक्वल वैल्यू है, सभी का वैल्यू जो इक्वल है, r1 भी r के इक्वल है, r2 भी r के इक्वल है, r3 भी, सब r के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ 1/r + 1/r + 1/r, टोटल कितना है? टोटल n टर्म्स है, टोटल n टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? r इक्वल 1/r इक्वलेंट इक्वल टू टोटल कितना है? n है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + 1 + 1 प्लस टोटल n टर्म तक जाऊंगा, डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? यदि मैं देखिए दो टर्म लूंगा 1 + 1 तो आप 2 लिखेंगे, 1 + 1 + 1 तीन बार यदि मैं लूंगा तो आप 3 लिखेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 चार बार लूंगा तो 4 लिखेंगे। उसी तरह 1 + 1 + 1 प्लस, इस तरह में टोटल n तक लूंगा तो कितना लेंगे? n लिखेंगे टोटल, ठीक है। इस तरह n टर्म है टोटल तो n लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा n/r। तो ये हो गया क्या? 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? पलट दीजिए तो r/n हो जाएगा। तो r/n किस में है? ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से सॉल्व करना है। एलसीएम लेना है ना, सिंपली एलसीएम ले लिया मैंने। एलसीएम क्या आ जाएगा? आर हो जाएगा, और 1 + 1 + 1 कितना टाइम्स है? n टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, n/r। सिंपल आपको ऐड करना है और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर 19, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन फिगर। यहाँ पर दिख रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो करंट का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिएगा तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकल जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल भी क्या हो जाएगा? राइट हैंड थंब रूल लगाए तो वो आपको इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है और पूछा जाता है हमेशा। द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, मतलब विद्युत चुंबक के प्रेरण की परिघटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल। जब भी रिलेटिव मोशन होता है मैग्नेट एंड कॉइल के बीच में, तो हमें एक इंड्यूस करंट, मतलब करंट जो है इंड्यूस होता है, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल। रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। रिलेटिव मोशन यदि नहीं होगा तो फिर वो करंट जो है इंड्यूस नहीं होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना। लेकिन फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये चीज होता है, चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरक विद्युत उत्पन्न होना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर के बारे में बात किया जा रहा है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है? जितना दूर पर मतलब जितना डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही डिस्टेंस पर ये हमारा मिरर बनता है, इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ यू इक्वल टू भी होता है। ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखेंगे तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में बनेगा, और हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। और इसका जितना हाइट होगा इमेज का भी हाइट उतना ही होगा। तो ये सारा कुछ का बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज क्या होगा? आभासी और सीधा, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब साइन आई बाई साइन आर दिया हुआ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, आप जानते हैं कांस्टेंट होता है।
रिफ्लेक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज, इसी को बोला जाता है ना स्नेल का नियम, इसी को बोला जाता है स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल का नियम। तो स्नेल्स लॉ किसमें, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच एमंग द फ्लोइंग हैज ए लार्जर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो इसका आंसर होगा डायमंड। डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है, जो कि हाईएस्ट होता है इन चारों में। आइस का लगभग 1.31 के आसपास होता है, कार्बन का जहां तक मुझे याद है 1.36 के इक्वल होता है, रूबी का 1.76 के इक्वल होता है, ठीक है, और डायमंड का 2.42 होता है। तो डायमंड का इन चारों में से सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर होगा डायमंड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, तो इसी को एपर्चर बोला जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे गोलाकार लेंस की वृत्तीय बाह्य रेखांकन का प्रभावी व्यास, इसी को हम लोग द्वारक या एपर्चर बोलते हैं, इंग्लिश में एपर्चर बोलते हैं, हिंदी में द्वारक बोलते हैं। तो 24 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ये लेंस के केस में आपको यदि दर्पण के केस में भी पूछा जाएगा तो भी आप द्वारक ही टिक लगाएंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहा जा रहा है SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट क्या होता है, 1/f होता है ना, पावर इक्वल टू 1/f। तो इसको तो मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, इसी को डायोप्टर लिखते हैं, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। डायोप्टर किस में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को 25 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है इस 25 क्वेश्चन में मैंने आप लोग का क्लियर करने की कोशिश किया है। तो यदि आपको पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और यदि आप लाइक करेंगे, रिस्पॉन्स यदि अच्छा मिला तो आप लोग के लिए नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी ही लेकर आऊँगा, और साथ ही साथ आप लोग का एग्जाम भी सामने है, तो बहुत अच्छा खासा आप लोग का तैयारी भी करवा दूंगा यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इसी तरह का वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे, बाय बाय।